Hello, good morning, everybody. Good morning and welcome, sir. Thank you, Professor Garg. Let me introduce Professor P.S. Bishen. He is the ex-Vice Chancellor of Jivaji University, Gwalior, and ex-member of the UGC. He has published more than 300 research papers, 75 PhDs, and he has visited more than 3 dozen of the countries and has represented in India in various forums. And at present, he is the Professor of Eminence at Shobit University, Meerut. And I request Professor Bishen to introduce you people with the how we can improve our immunity. In fact, you people know that Shobit University is educating the people that how the corona can be with the corona we can fight, and the social distancing and the several other measures we have already introduced to the public. And now we want to concentrate that how the people can improve and strengthen their immunity to fight with this COVID disease, because you know that the virus will remain in the society. ये कहीं जाने वाला नहीं है, और इससे फाइट करने का एक ही तरीका है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं. वैक्सीन हम ले आएंगे मार्केट में, तब भी हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी. इसका अगर ट्रीटमेंट आ जाएगा तब भी हमें इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी. तो प्रोफेसर बिसेन जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं और इम्यूनो बूस्टर्स पे बहुत लंबे समय से 50 साल से काम कर रहे हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन पहले, हालांकि सर आपके पास बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू कर्टेल इट, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन लोगों को दे दें कि इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के लिए उनको क्या क्या चीज खानी चाहिए, और फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर होगा. जो लोग क्वेश्चंस देना चाहते हैं वो अपने क्वेश्चन इस पर देते रहे, सो दैट वी कैन इंटरेक्ट. सो प्रोफेसर बिसेन, प्लीज. Good afternoon, everyone. I'm indeed very happy that Shobit University has asked me to share my views on functional food in relation to immunotherapy and immunomodulation. आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी और हो गया है फंक्शनल फूड के बारे में समझना, क्योंकि कोई भी वायरल डिजीज़ जो होती है उसके खिलाफ कोई अभी तक तो थेरेपेटिक कोई काम नहीं किया है. आपको अगर वायरल डिजीज से बचना है, वायरल जो बीमारियों से बचना है, तो आपको केवल और केवल एक ही उसका इलाज है, वो है इम्यूनिटी. और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा शस्त्र है, वो है आपका फूड. हमको ये डिसाइड करना है कि हम दवाइयों को भोजन के रूप में खाएं या भोजन को दवाई के रूप में खाएं. और आप देख चुके हैं कि जब हम दवाइयों को भोजन के रूप में खाते हैं तो उसके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, उससे कितनी तरह की बीमारियां पैदा होती हैं. और यदि आप अपने भोज्य पदार्थ को इस प्रकार से सिलेक्शन करें कि वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, तो मैं समझता हूं कि वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा, और इस प्रकार की जो बीमारियां, जो वायरल की बीमारियां आती हैं, उससे भी आप लोग बचे रहें. जब हम कहते हैं फंक्शनल फूड के बारे में जो सबसे पहले समझने की जरूरत है, तो उनसे कहिएगा कि वो फंक्शनल फूड के बारे में जब हम बताते हैं तो उसके लिए जो सबसे स्लाइड नहीं चल रही, फंक्शनल फूड एक इस तरह का फूड है जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, सर. हाँ, यस, दैट्स राइट. और फंक्शनल फूड जो है, जब भी हम उसका सिलेक्शन करें, वो उसका सिलेक्शन ऐसे होना चाहिए जिस सीजन में आपको प्रकृति ने पैदा किया है उस सीजन के हिसाब से आपको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ भी दिए हुए हैं. और उन खाद्य पदार्थों के ऊपर अगर हम अपना डिपेंडेंस बढ़ाएंगे तभी हम अपने बॉडी में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाएंगे. हम फूड क्यों खाते हैं? फूड के 3 चीजों के लिए खाते हैं. एक तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाए जिससे कि आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है. एक दूसरा क्या है? प्रोटीन, जिससे कि आपके प्रोटीन डाइट जो होती है वो आपके मसल्स को निर्माण करती है,
आपके एंजाइम्स को बनाती है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो शरीर में बनाती है, और तीसरा होता है फैटी एसिड जो कि आपके मेम्ब्रेन को बनाती है। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके के ऊपर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है कलर कंपाउंड। आपके फूड में जो कलर कंपाउंड होते हैं वो फ्लेवर भी देते हैं आपको, और फ्लेवर के साथ साथ पौधे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से रक्षा करते हैं। तो जो पौधा होता है, जिस प्रकार वो अपने आप को बीमारियों से रक्षा करता है, उस प्रिंसिपल को अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो मैं समझता हूं हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एक पौधे में क्या क्या चीजें होती हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के फाइटोकेमिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, और प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारे ह्यूमन बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं। तो इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट के लिए अगर हम फंक्शनल फूड के ऊपर अगर डिपेंड करेंगे तो वो आपके वायरल और बैक्टीरियल डिजीज को भी कंट्रोल करते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों को भी कंट्रोल करते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की जो लाइफ स्टाइल डिजीज हैं उनको कंट्रोल करते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स, डायबिटीज और एथेरोस्क्लेरोसिस और लिवर डिजीजेस को भी कंट्रोल करने में बहुत मदद देते हैं। अब उनमें जो सबसे पहला जो फंक्शनल फूड में आता है, सीरियल आता है। सीरियल में हम लेते हैं व्हीट, राइस, ओट और बकव्हीट। बकव्हीट व्हीट जरूर है, लेकिन वो एक ये जंगली क्रॉप है जिसमें की जिसकी की फंक्शनल वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। अब सीरियल्स क्यों हम लेते हैं? क्योंकि उसमें डाइटरी फाइबर होता है, बीटा ग्लूकोन होता है, अरेबिनोजाइलोन होता है, ओलिगोसैकेराइड्स होता है, और ये सब क्या करते हैं, जो आपके डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये जब आपके एलिमेंट्री कैनाल में जाते हैं तो हमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया में होते हैं लैक्टोबैसिलाई और लैक्टोबैसिलस और आपके सैकरोमाइसिस। तो ये सब जो डिफरेंट टाइप के प्रोबायोटिक हैं जो कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं, जो कि आपके पाचन क्रिया में मदद देते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, और इनका होना भी उसमें बहुत जरूरी है। दूसरा होता है व्हीट जो हम अक्सर खाते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें होता है फ्री और एस्टेरिफाइड फिनॉल्स। फिनॉल के बारे में हम आपको बता दें, पौधा ही इकलौता इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऐसा जीवित जो ऑर्गेनिज्म है जो कि फिनॉल की सिंथेसिस करता है, और फिनॉल की सिंथेसिस जो बनता है वो सनलाइट का उपयोग करके सिक्मिक एसिड पाथवे और क्यूनिक एसिड पाथवे से डिफरेंट टाइप के फिनॉल्स बनते हैं। और जब हम फिनॉल्स को कहते हैं तो उसके डिफरेंट टाइप के फिनॉल्स होते हैं, मोनोफिनॉल्स, डाइफिनॉल, टर्पिनॉइड्स और उनके डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव्स। ये सब जो है डिजीज प्रिवेंशन में काम आते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि कैंसर में जो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं। कीमोथेरेपी में क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं टेक्सॉल, और आजकल वो उसके डेरिवेटिव होगा पेसिलिटेक्सॉल। टेक्सस जो है प्लांट जो पैसिफिक के जंगल में होता है, जिसकी कि मैच्योरिटी करीब 50 से 60 साल में होती है, और उसको काट करके उससे पेसिलिटॉक्सल और टेक्सॉल को निकाला जाता है, और वही कीमोथेरेपी के लिए काम आती है। तो जो भी जितने भी लोग कीमोथेरेपी में जाते हैं और कीमोथेरेपी के लिए जब दवाई लेते हैं, तो दवाई जो होती है जिससे कि कीमोथेरेपी की जाती है वो पेसिलिटॉक्सल होता है। और पेसिलिटॉक्सल जो है टेक्सस प्लांट से निकलता है, और टेक्सस प्लांट में जब कई टन्स ऑफ टेक्सस कटता है तब उसके बाद कुछ फ्यू ग्राम टेक्सॉल निकलता है, और इसीलिए और एक टेक्सॉल को मैच्योर होने में करीब 60 से 80 साल लगते हैं। तो इसीलिए उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आजकल एनवायरमेंटलिस्ट ने इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर लगाया है कि अगर हमको ये टेक्सॉल और पेसिलिटॉक्सल को बनाना है तो सिंथेटिक पेसिलिटॉक्सल बनाइए, तो सिंथेटिक केमिस्ट्री का उपयोग कीजिए जिससे कि हमारे जंगल बचे रहें। और इसीलिए कहते हैं व्हीट जो है, व्हीट में कोलन और ब्रेस्ट कैंसर को रोकने की क्षमता होती है, कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर इसमें होते हैं जिससे कि फीकल बल्किंग होती है, और फीकल बल्किंग होने के ये फिर क्या होता है, रेजिस्टेंस से कोलोनिक बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन जो है उसको रेजिस्टेंट रहता है। तीसरी चीज है राइस। राइस में मिल्ड राइस, ब्राउन राइस, और उसका हस्क भी आजकल यूज किया जाता है। हस्क के इंग्रेडिएंट्स हैं टोकोफिरॉल, टोकोट्राइपेनॉल और गामा ओरिजिनॉल। ये तीनों कंपाउंड जो है, ये तीनों फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स हैं राइस के, जो कि कैंसर को रोकने में काम करते हैं और हमारे इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं।
और चूंकि इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, उससे क्या होता है कि साइटोटॉक्सिक जो प्रॉपर्टी होती है वो बढ़ जाती है, और जो नॉर्मल सेल्स है उनका कैंसर फॉर्मेशन या ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और इससे लो ग्लाइसिन इंडेक्स भी होता है। ये जो है आपको मार्केट में मिलता है ओरिजिनल, जो रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल मिलता है, उसमें ये फैटी एसिड्स होते हैं और इनका ये कंसंट्रेशन होता है। इसमें 38% मोनोसैचुरेटेड होते हैं, 37% पॉलीसैचुरेटेड होते हैं और 25% सैचुरेटेड होते हैं, और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल को लोअर डाउन करता है, मेनोपॉज में रिलीफ करता है, एलडीएल को लोअर डाउन करता है और इंक्रीज करता है एसडीएल को, जो कि हार्ट प्रोटेक्टेंट कहा गया है। ओट ओट इज अनदर फंक्शनल फूड, आइडियल सोर्स ऑफ बीटा ग्लूकोन, और इसमें जो है ये कैपेसिटी होती है, ये आपके हार्ट प्रोटेक्टेंट जो एचडीएल होता है उसको इंक्रीज करता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग करता है, सॉल्युबल इंसॉल्युबल फाइबर को बढ़ाता है, एंड इट सपोर्ट्स द प्रोबायोटिक ग्रोथ, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को आगे बढ़ाता है। ये जो है बकवीट कहलाता है, इसका नाम है फैगोपाइरम एस्कुलेंटम, और ये जो है इसमें ग्रेन लाइक सीड होते हैं, बट इज नॉट रिलेटेड विद व्हीट, improves in constipation, ओबेसिटी को डिक्रीज करता है, इट एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट, और ये जो है इसमें फाइटोस्टेरॉल पाए जाते हैं और ये फ्लेवोन्स पाए जाते हैं। जब भी हम कहें फ्लेवोनाइड, फ्लेवोन्स, फिनॉल्स, दे आर ऑल एंटीऑक्सीडेंट। वन मस्ट अंडरस्टैंड, सबको ये मालूम होना चाहिए कि दो तरह की क्रियाएं शरीर में होती है। एक तो होता है जब नॉर्मल पीएच जो है, अगर बॉडी का पीएच एल्कलाइन साइड में होगा 6.8 to 7.2, इस रेंज में हमारे बॉडी की सभी रिएक्शंस होती हैं। एंजाइम जो है हमारे बॉडी में वो ऑप्टिमल लेवल पे काम करता है जब बॉडी का पीएच 6.8 से 7.2 के बीच में हो। अगर कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी एलिमेंट हो जाए, बुढ़ापा हो जाए, कोई प्रोसेस हमारे बॉडी में स्लो डाउन हो जाए, कोई प्रोसेस हमारे बॉडी में तेज हो जाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं शरीर के अंदर। और जब फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, बॉडी का पीएच अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और जब एसिडिक हो जाता है तब बॉडी बिकम ससेप्टेबल टू अटैक फॉर वेरियस मेल फंक्शनिंग। और उससे इंप्रूव करने के लिए हमको कोशिश ये करनी चाहिए जितनी जल्दी से जल्दी बॉडी के एसिडिक पीएच जो है उसको कैसे उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, और उसको न्यूट्रलाइज का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट के लिए जब हम बोलते हैं तो दैट मीन्स द फंक्शनल फूड। हियर इज द रोल ऑफ फंक्शनल फूड। आपको मालूम होगा फ्लैक्स सीड्स में जो है होता है लिनोलिक एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, विस्कस फाइबर होता है, लिग्निन होता है और प्रोटीन होता है। लिग्निन और प्रोटीन जो है दे आर द फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स इन फ्लैक्स सीड्स। और ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिनोलिक एसिड दे वर्क अगेंस्ट वेरियस टाइप ऑफ कार्डियक एलिमेंट्स। सो इट एक्ट्स, ये काम करता है, कैंसर को रोकता है, डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज को रोकता है, किडनी डिजीजेस के अगेंस्ट में काम करता है, आर्थराइटिस के अगेंस्ट में बहुत अच्छा माना गया है, और एल्जीमेयर के अगेंस्ट में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अब हम आते हैं क्रूसीफर वेजिटेबल्स। क्रूसीफर वेजिटेबल्स के बारे में जब हम कहते हैं तो उसमें आता है ब्रेसिका, जो सरसों की फैमिली होती है, कैबेज है, ब्रोकली है, टर्निप है, रेडिश है, कॉलीफ्लावर है। इसमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। सल्फर कंपाउंड्स जो भी हमारे बॉडी को मिलते हैं वो केवल प्लांट से मिलते हैं, वो एनिमल प्रोटीन में सल्फर कंपाउंड नहीं मिलेंगे आपको। इसीलिए कहते हैं कि जो वेजिटेबल्स या सलाद बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं यूरोप में और बाकी की जगह जहाँ नॉन वेज बहुत ज्यादा लेते हैं, सलाद लेते हैं और उसमें कैबेज डालेंगे और ब्रेसिका डालेंगे, रेडिश डालेंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी की जो सल्फर रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। सल्फर के रोल के बारे में मैं बता दूं आपको, 1925 और 1928 के पहले जब एंटीबायोटिक की खोज नहीं की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो हमारे यहाँ जितनी भी डिजीज होती थी उनका इलाज जो होता है वो सल्फर ड्रग से ही होता था, सल्फर ड्रग्स का ही उपयोग होता है। जब से एंटीबायोटिक्स आ गए तो उसके बाद से हमने सल्फर का उपयोग बंद कर दिया। लेकिन सल्फर प्रोटीन्स जो है, जो सल्फर जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, जैसे आपका एसिस्टीन है, सिस्टाइन है, और फिर आपका और भी प्रोलीन है, आइसोप्रोलीन है। ये सब जो है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं और अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जो है वो
हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। तो जब हम इनको लेते हैं क्रूसिफर वेजिटेबल्स को, तो दे आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, दे आर द गुड सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इट कंटेन्स फाइबर्स एंड कैरोटीनॉइड्स, और उस तरह से काउमरीन और सल्फर मिथाइल सिस्टीन सल्फाइड, तो ये सब जो काम जो करते हैं ये आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस देते हैं। इसी तरह से अब जब हम आते हैं ऑनियन का भी अगर आप देखेंगे तो एलिन और एलोफाइकोसाइन एंजाइम होता है, और इसमें फिनॉल होता है जिसको कि बोलते हैं एंथोसाइनिन। अब आपको अगर देखते होंगे तो ऑनियन में बाहर का जो कलर होता है वो कलर्ड होता है, बाहर का कलर रंग, और अंदर आप देखेंगे व्हाइट होता है। जितने भी रूट वाले जो सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं, उनको आप मालूम होगा कि सबसे ज्यादा माइक्रोब जो होते हैं वो जमीन के अंदर होते हैं। उन सबके अगेंस्ट में ये फाइट करके आपको बल्ब क्रिएट करके देता है जिसको कि हम खाते हैं, और उसमें रहता है फिनाइल, वो एंथोसाइनिन और सल्फर कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड। और ये जो है दे आर वेरी एक्टिव अगेंस्ट कैंसर प्रिवेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, फॉर्मेशन ऑफ आरओएस, इम्प्रूव्स नर्वस सिस्टम और इम्प्रूव किडनी फंक्शन। तो इसलिए जो है क्योंकि इनका जो काम जो है ये डिफेंसिव मैकेनिज्म इनका बहुत तगड़ा रहता है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज, दो केमिकल कंपाउंड बनते हैं ऑनियन में, उनको बोलते हैं प्रोटोकैटिक्विक एसिड और कैटिक्विक एसिड। आपको मालूम है इनके अंदर जो प्लांट हम लेते हैं उनमें ब्लड स्ट्रीम नहीं होता है, लेकिन उनका डिफेंस सिस्टम जो है दैट इज मच बेटर देन द ह्यूमन बीइंग। और उनका जो पूरा का पूरा जो डिफेंस सिस्टम काम करता है वो उनके कलर्ड कंपाउंड के ऊपर काम करता है। उनमें जो येलो कलर होता है, जो रेड कलर होता है, जो ब्लू कलर होता है, जो ग्रीन कलर होता है, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जब हम इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। एक होता है प्रोटेक्शन, एक होता है डिफेंस। प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी इतनी प्रोटेक्टेड बॉडी होती है कि दूसरा कोई उसके अंदर घुस भी नहीं पाता है, तो वो तो हो गई प्रोटेक्टिव। और जो डिफेंस होता है और जो प्रोटेक्टिव के बारे में हम बताते हैं, इट इज स्टैटिक फिनोमेना। दैट मींस your body already have got something that it will not allow anything from outside to enter or to attack. कोई बाहर से आकर के उसको अटैक ही नहीं कर सकता। वो जो सिस्टम है ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेल प्रोटेक्टेड। और दूसरा है डिफेंस। डिफेंस इज ए डायनेमिक फिनोमेना। डिफेंस डायनेमिक फिनोमेना क्यों? एक तरह का अगर शत्रु आएगा तो कोई और तरह का केमिकल कंपाउंड बनाएगा, दूसरा आएगा तो दूसरी तरह का बनाएगा, तीसरा आएगा तो तीसरी तरह का बनाएगा। वो ये मेजर कर लेता है कि इसके पास क्या ताकत है, इसको हम किस प्रकार के डिफेंसिव सिस्टम से रोक सकते हैं। और ये जो डिफेंसिव सिस्टम काम करता है, अगर उसने अपने आप को डिफेंड कर लिया और डिफेंड करने के बाद जब वो चला जाता है तो अपना उसकी पूरा फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो प्लांट का प्रोटेक्शन और डिफेंस सिस्टम जो है इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ह्यूमन बीइंग। और उसका जो फिनॉल मेटाबॉलिज्म है जिसको कि बोलते हैं, जो कि बनता है सिग्मिक और क्यूनिक एसिड पाथवे से, वही उसका डिफेंस सिस्टम है। और उसी से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और उसी से वो पूरे के पूरे कलर बनाता है, वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये इसी तरह से गार्लिक है। गार्लिक में भी वो सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन होता है, विच इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स होते हैं। ये सब जो होते हैं ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और डिफरेंट डिजीजेस में काम भी आते हैं। जी सर। अगर कोई लेते हैं तो स्टमक कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेन कैंसर, बोन हेल्थ, डायबिटीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, इम्यूनो सप्रेशन, एंटी माइक्रोबियल, एंटी HIV एड्स, एंटी कैटलिक्स, एंटीऑक्सीडेंट और RNS प्रोडक्शन। और ये सब जो है इनकी रिएक्टिव स्पीसीज होती है। इसमें जो है क्यूरसिटीन होता है, विच इज अगेन ए केमिकल कंपाउंड विच यू विल गेट इन एप्पल। एंथोसाइनिन, दे कंटेन एंथोसाइनिन, केमिफेरॉल, ये तीनों ऐसे कंपाउंड हैं विच एक्ट एज ए डिफेंस अगेंस्ट वेरियस डिजीज एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। जिंजर में एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको कि बोलते हैं जिंजरॉल, जिसको कि अदरक बोलते हैं। अदरक में जो है ये एंटी ट्यूमर एक्टिविटी होती है, एंटी अल्सर होती है, पेन रिलीविंग होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है और एंटी ऑक्सीडेंट होता है।
ये डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड्स हैं और ये अलग अलग काम करती हैं, इनकी अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। यहाँ चूंकि समय कम है इसलिए हम आपको एक सरसरी तौर पे बताए देते हैं और इस के जो बेसिक थीम है उसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। कैरेट में विटामिन ए का प्रिकर्सर कैरोटीनॉइड होता है, वो बहुत ज्यादा होता है और वो आपके आई के लिए बहुत ज्यादा काम करता है, आपके ब्लड में आयरन को बढ़ाता है, एंटी कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है, एंटी कैंसर है, रेडिकल स्कैवेंजर है, एलडीएल ऑक्सीडेशन को वो करता है और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टी इसकी बहुत स्ट्रांग होती है। टोमेटो में एक जो सबसे बड़ा कंपाउंड होता है लाइकोपीन के साथ होता है बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, फाइटोइन, ल्यूटीन। अब हम ये देखते हैं कि टोमेटो में जो लाइकोपीन होता है वो लाल रंग का होता है, तो हमने टोमेटो से लाइकोपीन लिया, उसकी टैबलेट बना दी और मार्केट में दे दिया कि ये आपको एंटीऑक्सीडेंट है। वो उसमें और इसमें क्या अंतर है? वो तो हमें मिल रही है बाजार में लाइकोपीन, हम टोमेटो क्यों लें? उसमें देखिए टोमेटो या कोई भी इस प्रकार का कोई भी फ्रूट लेते हैं तो उसके जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस या सप्रेस करते हैं। कितना आपको चाहिए लाइकोपीन की प्रॉपर्टी, ये जो सबसे सब्सिडी कंपाउंड्स हैं या मेटल्स हैं या माइक्रो एलिमेंट्स हैं या विटामिन्स हैं उसको रेगुलेट करते हैं। और जबकि आप लाइकोपीन 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट खा लें और आप कहें कि साहब हम तो लाइकोपीन ले रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि जब तक वो आपकी इम्यूनो मॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टी नहीं होगी और वो केवल एक ही तरह से फंक्शन करेगा। ये अप्रोच जो है हॉलिस्टिक होनी चाहिए और हॉलिस्टिक अप्रोच जब आप फ्रूट्स को लेंगे, जब आप पूरे के पूरे खाने को लेंगे तभी उसमें मिल सकती है, ना कि उसको केवल आइसोलेटेड लेने के बाद। इसके बाद हम आपको बताते हैं सोयाबीन is having property against anti-cancer, anti-CVD, radical scavenger, protects from DNA strand breaking, और it has got a very strong immunomodulatory property. फ्रूट्स में बेरीज में हम जब जाते हैं तो बेरीज में हम क्या करते हैं, केवल अमेरिकन बेरीज के बारे में जानते हैं, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी और ये वो नहीं। अगर आप मेरठ में रह रहे हैं तो मेरठ में जो बेरी होती हैं उनके ऊपर आप अपनी डिपेंडेंस बढ़ाइए। जो अमेरिका की बेरी है वो अमेरिकन हिसाब से बुआई है, वो वहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं है, वहाँ टेम्परेट क्लाइमेट है। ठंडे की बेरी अलग होंगी और गर्म प्रदेशों की बेरी अलग होंगी। अगर आप अपने खाने में जो गर्म प्रदेशों में जो बेरी होती हैं उनके ऊपर अगर आपको करेंगे तो वो इफेक्टिव होंगी और उनका उपयोग ज्यादा होगा। लेकिन चूंकि हमारे पास हमें कैपेबिलिटी है, हम अमेरिकन ब्लूबेरी खरीदेंगे, हम अमेरिकन ब्लैकबेरी मेरठ में खाएंगे, तो उसमें ये है कि आप अपने टंग के ऊपर या टेस्ट के ऊपर तो आप वो कर लेंगे, लेकिन उनकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगी, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहेंगी। मेडिसिनल प्रॉपर्टी किसी भी फंक्शनल फूड के तभी एक्टिव रहती है जब उस क्लाइमेट में ली जाए, जब नेचर के साथ उसका सिम्बियोसिस हो। और अगर नेचर के साथ उसका सिनर्जी नहीं है तो उसको आप न्यूट्रिएंट के रूप में ले लेंगे, उसको आप एनर्जी सोर्स के रूप में ले लेंगे, अब उसको आप अपने टेस्ट के रूप में ले लेंगे, लेकिन उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। वो फूड कंपाउंड जो है वो फूडी कंपाउंड रहेगा, वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी की तरह काम नहीं करेगा। इसमें ये केमिकल कंपाउंड होते हैं और इसके अगेंस्ट ये काम करता है। उसके बाद जो है ग्रेप वाइन में एक केमिकल कंपाउंड है जिसको बोलते हैं रेवर्सिटॉल, और ये रेस्वेरेट्रॉल जो है ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो ग्रेप वाइन में केवल इन्फेक्शन के बाद बनता है। और इन्फेक्शन के बाद इसलिए बनता है कि वो अपने आप इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो ये केमिकल कंपाउंड बनता है, और इस केमिकल कंपाउंड से वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये पूरा का पूरा फिनोलिक कंपाउंड होता है, टर्पेनॉइड होता है। इलेजिक एसिड आपके नर्व सिस्टम को ठीक करता है। टैनिन्स, तो ये कैटेकिन, एपिकैटेकिन, क्विरसेटिन और एंथोसाइन, ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनकी की प्रॉपर्टी जो है फंक्शनल फूड की वो होती है एंटी ट्यूमरजेनिक, एंटी सीवीडी, रेडिएंट स्कैवेंजर, एंटी इंफ्लेमेटरी और अलग दूसरी तरह की डिजीज में ये बहुत ज्यादा काम आता है। टी 4 तरह की होती है, ब्लैक, व्हाइट, ओलंग और ग्रीन।
और इसमें जो होता है कैटेकिन और फ्लेवोनाइड्स होते हैं, एपी गैलेक्टोकैटिन और 3 गैलेक्टेट EGCG होता है। ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉपर्टीज को कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को कंट्रोल करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, कीमो प्रिवेंटिव होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स को रोकता है, एंटी कैंसरस होता है और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी। सबसे बड़ा इसका काम जो है, जो न्यूरो प्रोमोटर्स जो होते हैं, जो आपके न्यूरॉन्स ओल्ड एज में जब काम नहीं करते हैं तो उनको जिंदा रखता है, उनकी एक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है। आप जो भूलने लगते हैं ओल्ड एज में, अगर कॉफी और टी का सेवन अच्छी जो चाय हो, ब्लैक टी का करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके न्यूरो प्रोमोटर जो है उनकी एक्टिविटी बनी रहेगी और भूलने की टेंडेंसी जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कॉफी में ये सब पूरे कंपाउंड होते हैं, क्लोरोजेनिक एसिड, कैटेकीन, कैफिक एसिड और क्यूनिक एसिड। ये सब पूरे के पूरे जो है आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करके रखता है, स्किन ट्यूमर को कंट्रोल करता है, लिवर कैंसर को कंट्रोल करता है और हार्ट डिजीज के अगेंस्ट में काम करता है। इसमें कैफिक एसिड और एंटी कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा होते हैं। फिर आपको कोको है, कोको भी इसी तरह से एंटी कई प्रॉपर्टीज होती हैं। हनी इज अनदर functional food, and it has got, these are the different type of chemical compounds and which helps to protect the body against various diseases through immunity by regulating the immunity, and it acts as immunomodulator कि कहाँ आपको कितनी इम्यूनिटी देनी है उसको कंट्रोल करता है। तो उसमें ये बहुत इफेक्टिव रोल करता है। ये सब आपको जो इतनी फर्मेंटेड फूड है, जैसे हमारा अचार है, अचार को हम आजकल अचार जो खाते हैं बाजार में आता है, वो पूरे बगीचे के बगीचे खरीद लेते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, आम को काटते हैं, काट करके पानी में बॉइल करेंगे, पानी में बॉइल करके मसाला और प्रिजर्वेटिव डाल करके आपको दे देंगे और 1 दिन में 2 दिन में जितनी बोतल कहें उतनी बोतल बन जाती है। लेकिन वो जो है वो आपका न्यूट्रिशन के लिए तो आप खा लेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी जीभ के लिए जो अच्छा लग रहा है, टेस्ट उसमें इस प्रकार का कर देंगे, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी तब तक नहीं होगी जब तक उन आम को आप तेल के अंदर रखकर मसाले के साथ धूप में नहीं पकाएंगे। जब धूप में पकाते हैं तो उसमें क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस और दूसरे तरह के जो स्ट्रेप्टोकोकस, ये सब बैक्टीरिया उसमें उसको फर्मेंट करेंगे, उसकी एंटी ट्यूमरजेनिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और उससे क्या होता है, वो ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हम लोग को उसके ऊपर डिपेंड ज्यादा करना चाहिए। फिर ये डेयरी प्रोडक्ट है, प्रोबायोटिक में अपने आप ही में अब तो प्रोबायोटिक थेरेपी, एक नई थेरेपी इमर्ज हो रही है यूरोप में और अमेरिका में कि डिफरेंट टाइप की डिजीजेस को हम प्रोबायोटिक से कंट्रोल करें, क्योंकि प्रोबायोटिक जो है वो आपके नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। और प्रोबायोटिक आपके एलिमेंट्री कैनाल में, पहले तो ये माना जाता था कि नर्वस सिस्टम केवल आपके ब्रेन में होता है, अब देयर आर 2 नर्वस सिस्टम, एक मेजर नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा नर्वस सिस्टम जो होता है आपके एलिमेंट्री कैनाल में होता है, और उस एलिमेंट्री कैनाल के नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन में काम करते हैं। और ऐसा पाया गया है कि एलिमेंट्री कैनाल में 4 टाइम मोर न्यूरॉन्स होते हैं देन योर स्पाइनल कॉर्ड, और वो आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और अगर आप प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो है प्रॉपरली कॉम्बिनेशन में, प्रॉपर कंसंट्रेशन में अगर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया लेंगे, तो ऐसा पाया गया है कि कई प्रकार के जो नर्वस सिस्टम के फेलियर होते हैं, नर्वस सिस्टम के डिजीजेज होते हैं, नर्वस सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम क्योर कर सकते हैं, और उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का बहुत अहम रोल है। तो इसके साथ ही मैं समझता हूँ मैंने अपना 20 मिनट में लेक्चर खत्म कर दिया। आई एम प्रिपेयर्ड टू टेक एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड आई विश टू थैंक एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, वेरी मच इन टाइम। थैंक यू सर। किसी भी आर्मी को अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए एक ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों होना पड़ता है। तो ऑफेंस के बारे में तो ये है जो वायरस हमारा इस समय कोविड आ गया है माइक्रो एनवायरमेंट के अंदर, उसको हम मार दें, उसको सैनिटाइजेशन करें, हाइजीन करें, उसको केमिकल छिड़क के करें। और डिफेंस के लिए ये है कि हम अपनी बॉडी को डिफेंसिव बनाएं।
सो अपनी बॉडी को डिफेंसिव बनाने के लिए आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। आपने बताया कि लोगों को क्रूसीफर्स खाने चाहिए, लोगों को प्लांट बेस्ड डाइट लेनी चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए, वेजिटेबल्स में ओनियन लेनी चाहिए, कैरेट लेनी चाहिए, और बैंगन, टोमेटो, सब चीज़ लेनी चाहिए। सर एक मेरा क्वेश्चन ये है, जो लोगों का, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है मेरे पास आ रहा है, उनका कहना है कि आपने कहा कि रीजनल एंड सीजनल, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अब कह रहे हैं लोकल एंड वोकल, तो ये उसी से रिलेटेड एक तरह से है। तो रीजनल एंड सीजनल, तो रीजनल चीज जो हम लेते हैं, वो रीजनल चीज में ऐसी क्या खास बात होती है कि उसी को खाया जाए, जिससे कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म और ज्यादा मजबूत होता है उसी रीजनल चीज से? जी। अब उसका उसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है। अगर आप नीम जो है, नीम को क्यों जाना जाता है? एजाडिरेक्टा इंडिका जिसका कि नाम है, उसमें एक केमिकल कंपाउंड होता है एजाडिरेक्टिन। और नीम मेरे ख्याल में आपको देहरादून से लेकर के केरल में कहीं भी सब जगह आपको नीम मिलेगा। अब नीम के अगर आप केमिकल एनालिसिस करेंगे, एजाडिरेक्टिन जो है वो कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल लोकेशन और जियोग्राफिकल ग्रोथ ऑफ दैट प्लांट नीम। और उसके साथ जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि उसको रेगुलेट करते हैं, मेन पिगमेंट जो है उसको रेगुलेट करते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। उसमें वाइटामिन अलग होंगे, मिनरल्स अलग होंगे, उनकी कंसंट्रेशन अलग होगी। तो इस तरह से, इसी तरह से रीजनल और सीजनल प्लांट्स जो हैं, वो जो जब कहा जाता है, यहाँ का आपका मेरठ का टेम्परेचर कुछ और है, मेरठ के कुछ और टेम्परेचर में आपका टमाटर हो रहा है। आप अगर देहरादून जाएंगे वहां भी टमाटर है, लेकिन वो एक डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है, तो उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, वो वेरी करते हैं, और उनकी एक्टिविटी जो है वो भी उसके हिसाब से वेरी करती है। और इसका वो भी, अगर कहने आप यहाँ का टमाटर देहरादून के आदमी को खिलाएंगे और देहरादून का टमाटर यहाँ के आदमी को खिलाएंगे, तो उसकी एफिकेसी डिफरेंट होगी देन ए पर्सन हु इज लिविंग इन मेरठ and eating the food which is grown in Meerut. कहने का मतलब ये कि जो एनवायरमेंट है, जो प्रकृति है, अपने प्रकृति जो है उसी तरह के डिफेंस सिस्टम को प्लांट्स में डेवलप करती है जैसा उसको आवश्यकता है। और इसलिए हमें वहीं के जो रीजनल हैं, फ्रूट्स हैं, रीजनल वेजिटेबल्स हैं, रीजनल जो चीजें हैं, वही हमें खानी चाहिए, बाहर की चीजों को। इसका मतलब ये है कि साउथ के फ्रूट्स जो हैं वो नॉर्थ में फायदेमंद नहीं है। नहीं, मैं अब उसको अलग तरीके से बताता हूँ जी। आप एक कोई क्रॉप है, मान लीजिए करेला, एक हाइपोथेटिकल है, करेला साउथ में जो है वो चेन्नई में जनवरी में होता है, और हमारे यहाँ पे मेरठ में करेला जो है वो अप्रैल में होता है। तो अब अगर आपको करेला खाना है, तो अगर आप वहां पे रह रहे हैं तमिलनाडु में, तो वो जनवरी में तो आपको अच्छा काम करेगा, तो आप उस कंडीशन में एक्लिमेटाइज हैं और वहीं वो फ्रूट को पैदा हुआ है। लेकिन अब आप उसको ट्रांसपोर्ट करें वहां से यहाँ पे मेरठ में, आप खा सकते हैं, खाने में कोई वैल्यू नहीं है। तो एक सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि हम मेडिसिनल फूड की मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से खा रहे हैं कि फूड को फूड समझ करके खा रहे हैं। तो अगर आपकी उसकी मेडिसिनल वैल्यू देखनी है, तो जो रीजन में होगा, जो सीजन में होगा, उसकी वैल्यूएशन कहीं अधिक होगा देन द वन which is growing in an exotic climate, even within a country. जी सर, एक डॉक्टर एम जी तिवारी हैं, एक्स प्रेसिडेंट एनवायरमेंटल साइंस सेक्शन के इंडियन साइंस कांग्रेस के। उनका क्वेश्चन है कि जो हम केमिकल पेस्टिसाइड्स क्रॉप्स में यूज कर रहे हैं, उन केमिकल पेस्टिसाइड्स से जो युक्त खाने हैं, उनका इम्यूनिटी बूस्टिंग के ऊपर क्या इफेक्ट है? जैसे मान लीजिए आजकल मैंगो का सीजन आने वाला है, तो बहुत सारे कार्बाइड से लेकर के उसको पकाते हैं। तो कार्बाइड से पके हुए जो फ्रूट्स हैं, या जो कार्बाइड से पके हुए जो भी चीजें हैं, वो इम्यूनिटी में कैसे रोल प्ले करते हैं? मैं उसके बारे में बताता हूँ। दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहले हम इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कहना चाहेंगे कि कोई भी फ्रूट अगर आप लेते हैं जिसमें जरा भी कोई भी प्रिजर्वेटिव डाला गया है, इवन इफ इट इज एडेड इन ए परमिसिबल लिमिट, और वो कोई फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस बेच रही है, उसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो अवॉइड कीजिए। क्यों? क्योंकि वो उसमें उसका कारण है। आप कोई भी प्रिजर्वेटिव किसी भी फूड स्टफ में जब डालते हैं, जो भी आपका पैकेज फूड रहता है, उसके लिए डालते हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए।
और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसका अमाउंट बढ़ा देते हैं और आपको कह दिया जाता है ये परमिसिबल लिमिट में। आपने 3 पैकेट लिए और तीनों में परमिसिबल लिमिट जो है उसके अंदर में ही रहे और उसका अगर एडिटिव इफेक्ट ले लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 2 times more than the permissible limit of that preservative that has gone inside your body। एक दूसरा, आप प्रिजर्वेटिव को यूज किसके लिए कर रहे हैं? बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ को रोकने के लिए। अगर आप फंजाई और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए कर रहे हैं तो जो चीज फंजाई और बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक छोटा सिस्टम है उसमें अगर इफेक्ट करेगा तो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, तो जरूर उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी होगा। वो बात दूसरी है कि यंग एज में आपको उसका पता नहीं चलेगा और जैसे जैसे आपकी ओल्ड एज होती चली जाएगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो होती जाएंगी, उसके बाद उसमें क्या होगा कि वो जो है वो आपको कभी साइड इफेक्ट्स होते हैं, कभी किडनी एलिमेंट हो जाता है, कभी आपका लंग एलिमेंट हो जाता है या लिवर एलिमेंट हो जाता या हार्ट एलिमेंट हो जाता। तो उसके कारण यही है कि हम जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव पैकेज फूड ले रहे हैं, एक वो कारण है। दूसरा जो उनका क्वेश्चन है कि जो हम फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड डालते हैं, हर पौधे की एक एडाप्टेबिलिटी होती है। एक एडाप्टेबिलिटी के साथ साथ वो क्या करता है, अगर उसमें आपने कोई भी इस तरह की चीज डाली तो वो क्या करेगा, पौधा अपने डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा और एक्टिवेट करके वो, क्योंकि ये जो इंसेक्टिसाइड ये है, ठीक है आपने उसको डाला इंसेक्ट के अगेंस्ट में या फंजाई के अगेंस्ट में, लेकिन उसका साइड इफेक्ट्स प्लांट के ऊपर भी पड़ता है और प्लांट के ऊपर भी पड़ता है तो क्योंकि वो फॉरेन बॉडी है, वो फॉरेन केमिकल, वो वहां ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो एक लिमिट तक तो वो क्या करेगा, अपने कॉमरीन्स फिनोलिक मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करके उसको रोकेगा कि हमारे अंदर ना आने पाए। हमारे अंदर ना आने पाए तो उससे क्या होगा कि उसी के अंदर जो कुछ भी चेंजेस होंगे वो तो होंगे, लेकिन बाहर से अगर आप उसको वॉश करके उसको खाएंगे, उसको रिमूव करके खाएंगे, तो उसमें मेरे ख्याल में उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के बारे में बोला, लेकिन अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में बात करें, तीनों के अलग अलग रोल है। इंसेक्टिसाइड का अलग है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और जो फंजीसाइड्स हैं वो एक्सटीरियर होता है, वो पौधा अपटेक नहीं करता है। अगर किसी भी प्रकार से वो अपटेक कर रहा है तो फूड चेन में जा रहा है एंड दैट विल अफेक्ट योर फूड। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो आपके फूड चेन में जा रहे हैं और फूड चेन में जाने के बाद आपकी बॉडी में उसका एलिमेंट होगा, उसके डिफरेंट टाइप के डिजीजेस, कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो पौधा जो है, जो एक्सटीरियर है, वो तो आप धो करके खा सकते हैं और पौधा जो है अपनी इम्यूनिटी के बेसिस पे उसके अगेंस्ट में रेजिस्ट करके वो कुछ केमिकल बनाता है, उससे वो फाइट करता है और वो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है। प्रोफेसर अमीना एथर जर्मनी से उनका एक क्वेश्चन है कि तो हम बायो प्रिजर्वेटिव्स क्यों नहीं यूज करते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स की जगह? देखिए, बायो प्रिजर्वेटिव आप किसको मानते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय बायो प्रिजर्वेटिव? अब आप देखिए, मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बताऊं, इट इज अ बायो प्रिजर्वेटिव। हमारा जो जो पिकल, जो हमारा अचार है, दैट इज अ बायो प्रिजर्वेटिव। आपने उसमें क्या डाला? उसमें आपके एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया जो है, जो हमारे सिस्टम के लिए फायदेमंद और उसको भी रोक के रखे हुए हैं। तो इस प्रकार के बायो प्रिजर्वेटिव जो है वो तो काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई केमिकल, आप ये सोचें कि हम हनी यूज कर लें किसी को बायो प्रिजर्वेटिव के लिए, वो भी बहुत अच्छा है, बट इट विल बी मोर एक्सपेंसिव। तो हमें अपनी इकोनॉमी भी देखनी पड़ती है और इकोनॉमी को देख करके अगर हम चीजों को आगे बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल में वन कैन यूज बायो प्रिजर्वेटिव, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। एक बैलेंस्ड डाइट आपकी तरफ से क्या है रिकमेंडेड कि जो आदमी अपनी इम्यूनिटी को सही रख सके? हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैंने अगर इतनी चीजें बोली हैं तो कोई ये कहे कि साहब हम यही खाएंगे सवेरे से शाम तक, आपकी रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट की भी है, आपकी रिक्वायरमेंट फैट की भी है, आपकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की भी है। आपको बैलेंस डाइट के ऊपर चलना है और आपको बैलेंस डाइट में आपको जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उसके ऊपर, और फिर बैलेंस डाइट इट वेरीज फ्रॉम एज टू एज। बच्चे की डाइट अलग होगी, मिडिल एज की अलग होगी, ओल्ड एज की अलग होगी और सीनियर सिटीजन की अलग होगी। तो आप जितना मेटाबोलाइज कर सकते हैं, जितनी आप मेहनत से उसको मेटाबोलाइज कर पाते हैं,
उसके हिसाब से आप अपनी डाइट डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि हम केवल फ्रूटी फ्रूट खा रहे हैं, या क्योंकि आपको फाइबर भी चाहिए, आपको दूसरी चीजें भी चाहिए। तो इसलिए बैलेंस डाइट के साथ अगर आप चलते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। एक चीज मैं बताना भूल गया कि आजकल बहुत ज्यादा चलन चल गया है रिफाइंड ऑयल का। रिफाइंड ऑयल जो है ज्यादा से ज्यादा आदमी को उपयोग से बचना चाहिए, उसको उपयोग करना ही नहीं चाहिए। क्यों? उसका कारण यह है कि रिफाइंड ऑयल जो है, आपको मालूम होगा कि पहले जब ऑयल आया करता था तो उसमें विस्कोसिटी बहुत हुआ करती थी। और आज भी अगर आप लोकल जो विलेज में जो निकालते हैं एक्सपेलर से, वो उनकी विस्कोसिटी बहुत होती है। और विस्कोसिटी होने का कारण ये होता है कि उसमें होता है ग्लिसराइड्स, और ग्लिसराइड्स जो होते हैं जिसको कि बोलते हैं ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन के साथ उसमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। बायोएक्टिव कंपाउंड्स को आप वो जो है आपका जो रिफाइंड ऑयल इंडस्ट्री है उसको निकाल देते हैं, पूरे ग्लिसराइड्स को निकाल देते हैं, बायोएक्टिव कंपाउंड्स को निकाल देते हैं, और उसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में उसका उपयोग कर लेते हैं, उसका उपयोग सोप इंडस्ट्री में कर लेते हैं, क्रीम वगैरह बनाने में यूज कर लेते हैं। और आपको वो टीवी पे किसी एक्टर के द्वारा दिखाते हैं एज गुड एज वाटर, इसमें नो विस्कोसिटी। भाई विस्कोसिटी हमारे हार्ट के लिए जरूरी है, वो केमिकल कंपाउंड से निकाल लिया, उसको तो आपने कहीं और बेच दिया। और ये जो आपको दे रहे हैं केवल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दे रहे हैं। अब जब इस बात को लेकर उठाया तो उसमें उन्होंने लिखना चालू कर दिया, ये जो आपके रिफाइंड ऑयल में 5% ओरिजिनल या 5% दिस। भाई उसको हम 5% क्यों ऐड करेंगे? जो नेचर ने हमें दिया, नेचर में जिस रूप में दिया उसको उस रूप में उपयोग करेंगे, ना कि ये कि उसमें 5% और 8%। तो ये जो है मार्केटिंग गिमिक्स है, और मार्केटिंग गिमिक्स से बचना चाहिए। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम एक्सपेलर से निकला हुआ ही ऑयल खाएं, जिससे कि हमारा हार्ट प्रोटेक्ट रहेगा। और उसकी वजह से इन चीजों का हमने छोड़ दिया, उसी की वजह से लाइफ स्टाइल डिजीजेस, जिनमें कि हार्ट डिजीज होती है, कार्डियोवास्कुलर के साथ साथ आपका कैंसर है, आपके लिवर डिजीजेज हैं, आपके किडनी है, ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और अगर हम उसमें, अगर नेचर ने जो हमें फ्रूट्स प्रोवाइड किए हैं उसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा लेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन है कि 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेना चाहिए और मेंटल पीस, इसका इम्यूनिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ये भी बहुत, देखिए बॉडी जो है, बॉडी की जो भी रिएक्शंस होती हैं, जो हमारा मेटाबॉलिक पाथवे है, आप अगर उस मेटाबॉलिक पाथवे को 24 आवर्स काम करवाएंगे तो क्या होगा कि मेटाबॉलिक पाथवे जो है या तो उसमें सिस्टम में ढल जाएगी, और या नहीं तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, तो उसको भी आराम की जरूरत पड़ती है। और आराम जब होता है तो उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी जो है एटीपी और एनएडीपी है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जब वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो जब आप दूसरे दिन काम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो जो, इसीलिए कहते हैं कि आप सो के उठे फ्रेश लग रहे हैं। फ्रेश इसलिए लग रहा है कि आपका जो एनर्जी लेवल कम हो गया था वो एनर्जी लेवल आपने एक्यूमुलेट कर लिया रात के सोने में, और रात के सोने में उसके बाद जो है आप दोबारा जब उठते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। और उससे क्या होता है कि आपका दो तरह की चीजें होती है, एक प्रीबायोटिक, एक प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक में अगर आप कार्डियक बर्नआउट करें, और कार्डियक बर्नआउट जब करते हैं तो उससे क्या होता है, आपको आपका जो लंग्स है वो एक्सपांड करता है पूरा, और जब वो एक्सपांड पूरा करता है तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ऑक्सीजन बहुत मिलती है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होने से एनर्जी काफी जनरेट होती है, आदमी को डिफरेंट, वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और वहां पे जब इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यहाँ से इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जो आपके फ्रूट्स हैं उनका रोल चालू हो जाता है। तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर, इम्यूनिटी और फिजिकल एक्सरसाइजेस, अगर तीनों के ऊपर हॉलिस्टिक अप्रोच रहेगी, बैलेंस अप्रोच रहेगी, तो मैं समझता हूँ आदमी बीमारियों से भी बचा रहेगा और ज्यादा दिन जिंदा रहेगा और हेल्दी रहेगा। So, sir, there are several questions, although, but the time is very short. So, let me sum up the entire discussion. एंटायर डिस्कशन का मतलब ये है कि आदमी को अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, सभी तरह के फ्रूट्स खाने चाहिए जो रीजनल हैं और जो सीजनल है, जहां पर लोकल फ्रूट्स मिलते हैं, लोकल सब्जियां मिलती हैं, सभी तरह की चीजों को आदमी को खाना चाहिए। फ्रूट कार्बोहाइड्रेट्स भी लें, प्रोटीन्स भी लें, फैट्स भी लें, विटामिन भी लें, और जो रूट वेजिटेबल्स हैं उनको भी लें, जो फ्रूट्स पे फ्लावर्स पे ऊपर आते हैं एरियल वेजिटेबल्स हैं उनको भी लें, और सभी को खाएं, सीरियल्स को भी खाएं, वैरायटी ऑफ फूड खाएं। और वैरायटी ऑफ फूड आपका इस तरह से हो कि आपको सभी तरह की चीजें मिलें। 7 से 8 घंटे की आप नींद लें और कुछ आप व्यायाम करें और आप मन को अपने को शांत रखें, और उसी से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आपका डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, तो कोई भी तरह की बीमारी, चाहे वो वायरस है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे कैंसर जैसी डिजीज है, कोई भी डिजीज है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो इसीलिए सभी को अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैलेंस डाइट को लेना चाहिए, सभी तरह के चीज़ों को खाना चाहिए, और व्यायाम पे भी ध्यान देना चाहिए, और बॉडी को अपने फिट रखिए, और बॉडी को फिट रखेंगे तो आप भी पूरी तरह से फिट रहेंगे। On behalf of the Shobit University, on behalf of the several participants, I convey my thanks to Professor P.S. Bishen, who is the leading scientist in the food technology. And sir, thank you very much. Thanks from my own side, the side of the university, and from the participants. And let us wish a very good health for India. Let us wish a very good health for all people of India and all people of the world. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.